टैक्सी की तरफ बढ़ते वक्त मैं सोच रहा था कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। इस शहर में रहना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि मास्टर यूशे के बहुत से जराए थे। टैक्सी ड्राइवर ने पूछा, अब कहाँ जाना है साहब? मेरे दिमाग ने फौरन ही मुझे समझाया कि लारी अड्डे की तरफ चलना चाहिए। मैंने ड्राइवर को उसी तरफ चलने के लिए कहा। जब टैक्सी चल पड़ी तो मैं अपने इस फैसले पर गौर करने लगा। मेरा दिमाग अक्सर मेरी सही रहनुमाई करता है। मैं इस शहर से निकल जाना चाहता था। इसके लिए मैं रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट का रुख करता। इस दौरान मास्टर यूशे मेरी हैसियत को भी समझ चुका होगा कि मैं मामूली हैसियत का आदमी नहीं हूँ। अगर शहर छोड़ना चाहूँगा तो एयरपोर्ट का रुख करूँगा या एयर कंडीशनड कोच में सफ़र करने के लिए रेलवे स्टेशन जाऊँगा। वो दोनों अड्डों पर अपने आलयकारों को फैला देता और उसके आलयकार हर मुसाफिर को सूंघते फिरते। लिहाजा यही मुनासिब था कि मैं एक मामूली आदमी की तरह बस में सफ़र करता। लारी अड्डे पहुंचकर मैंने टैक्सी ड्राइवर को 50 रुपये देकर उसे खुश कर दिया। फिर वहां से एक बस में बैठकर हैदराबाद की तरफ रवाना हो गया। इस दौरान मैंने सिर्फ एक बार टैक्सी ड्राइवर से बात की थी, यानी उसे लारी अड्डे की तरफ चलने के लिए कहा। इसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि मुझे गूंगा बनकर रहना चाहिए। ना जाने कहाँ और किस वक्त मास्टर यूशे के किसी आदमी से सामना हो जाए। कुछ अरसे तक गूंगा बने रहने में कोई मुजायका नहीं। सुना है कि खामोशी बहुत से झगड़ों का तस्फिया कर देती है। मैं इस कहावत को अमली तौर पर आजमाने लगा। इस तरह यह फ़ायदा हुआ कि मुझे गूंगा समझकर किसी ने मुझसे बात करने की जहमत गवारा नहीं की और मैं आराम से सीट की पुश्त से टेक लगाकर इसके बाद अपनी जेब से एंटी फायर लोशन का फार्मूला निकालकर उसे सबक की तरह याद करने लगा। मैं फार्मूला याद कर रहा था और मेरी निगाहों के सामने कागज़ की चिकनी सतह पर एंजेला की चिकनी तहरीर फैली हुई थी। हैदराबाद पहुंचने तक कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया जिसका मैं जिक्र कर सकूं। वहां रेलवे स्टेशन पहुंचकर मैंने पिंडी के लिए एक एयर कंडीशन कोच में अपने लिए बर्थ रिजर्व करा ली और शाम तक ट्रेन का इंतज़ार करने के लिए वेटिंग रूम में ठहर गया। मैं अपने गूंगेपन पर खुश था, क्योंकि खामोशी के बायस मुझे फार्मूला याद करने का ज़्यादा मौका मिल रहा था। जुबान वाले मेरे करीब आकर मुझसे दूर हो जाते, लेकिन वेटिंग रूम में बदकिस्मती से एक गूंगे से वास्ता पड़ गया। मुझे गूंगे शीतल के साथ रहकर ये मालूम हो गया था कि गूंगों के मखसूस इशारात क्या होती हैं और वो किस तरह अपना मतलब बयान करते हैं। इसलिए मैं एक कामयाब गूंगे की तरह उससे बातें करता रहा, मगर बोर होता रहा। शाम तक उस बातूनी गूंगे की सोहबत में रहकर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं सचमुच कुव्वते गोवियाई से महरूम हो गया हूं। मैंने बारहा उसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की, मगर उस खुदा के बंदे को इतनी बड़ी दुनिया में अपने जैसा एक बंदा मिल गया था, इसलिए वो मेरा साथ छोड़ने के लिए आमादा नहीं था। आखिर मैंने झिल्लाकर जुबान खोली, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हारी तरह गूंगा नहीं हूँ, जुबान रखता हूँ, अब जाओ यहाँ से। वो मुझे हैरानी से आंखें फाड़ कर देखने लगा। फिर वो हाथ उठा उठाकर गुस्से से कोसने लगा कि मैं गूंगा बनकर उसका मजाक उड़ा रहा था। बहरहाल उसने मेरा पीछा छोड़ दिया। उसके जाने के बाद मुझे अफसोस हुआ, क्योंकि उसके साथ मेरा अच्छा वक्त गुजर गया था। शाम को ट्रेन में सवार हुआ तो उस वक्त मुझे तन्हाई का अफसोस नहीं था, क्योंकि इतने हंगामों से गुजरने के बाद मैं खुद ही तन्हा रहकर ये सोच रहा था कि पिछले हंगामों में मैंने क्या खोया है और क्या पाया है। अपने कोच की एक बर्थ पर आराम से लेटकर जब मैंने पिछली जद्दोजहद का हिसाब किया तो बहुत सी कामयाबियां और नाकामियां सामने आईं। डिनर के वक्त बूफे कार में जाने के लिए मैंने लिबास तब्दील किया। नेवी ब्लू सूट और नेक टाई पहनने के बाद मैंने तारीक शीशों की ऐनक आंखों पर लगाई, ताकि अचानक किसी दुश्मन का सामना हो तो वो फौरन ही मेरी आंखों तक ना पहुंच सके। पूरी तरह तैयार होने के बाद जब मैं आईने के सामने आया तो सबसे पहले अपनी खूबरूई पर आशिक हो गया। इसके बाद मुकम्मल सुकून से मैंने एहतियाती तदाबीर पर गौर किया। मैं गूंगा था। मास्टर यूशे मेरे लहजे और सोच के अंदाज को नहीं पकड़ सकता था। मेरी आंखों पर स्याह चश्मा था। उसका कोई आलाकार मेरी आंखों में आंखें डालकर मास्टर यूशे के लिए मेरे दिमाग तक पहुंचने का रास्ता नहीं बना सकता था। मैंने अपने दिमाग के चारों तरफ मुकम्मल तदाबीर की आहनी फसील खड़ी कर दी थी। इस फसील को तोड़ने के लिए दुश्मनों को पसीना आ जाता। मुझे यकीन था कि मास्टर यूशे मेरे दिमाग के बंद दरवाजे से टकरा टकरा कर वापस चला जाएगा। मैं मुतमईन होकर अपने कैबिन से बाहर आ गया। बाहर आते ही कोच के एक सिरे से दूसरे सिरे तक हसीनों का मेला नजर आया। लड़कियां रंग बिरंगे लिबासों में रंगीन तितलियों की तरह इधर से उधर आ जा रही थीं। उनमें कुछ बूढ़ियां भी थीं, जवान मर्द और बूढ़े भी थे। शायद वो सब एक ही खानदान के अफराद थे। इतने बड़े खानदान के लिए उन्होंने 3 या 4 कैबिन रिजर्व कराए थे। मेरे कैबिन के करीब 2 लड़कियां हंसते हंसते ठिठक कर मुझे देखने लगीं। उनके साथ 2 नौजवान भी थे। उन्होंने मुझे नागवारी से देखा, क्योंकि मैं उनके हंसने बोलने के दौरान कबाब में हड्डी बन गया था, और लड़कियां चंद लम्हों के लिए मेरी तरफ मुतवज्जा हो गईं।
फिर फौरन ही मुंह फेर कर अपने कज़न या बॉयफ्रेंड से बहुत धीमी आवाज़ में गुफ्तगू करने लगी। उनकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन ख्यालात तो पहुंच सकते थे और ख्यालात पहुंच रहे थे। एक लड़की ने मुझे देखते ही सोचा था, माय गुडनेस कितना स्मार्ट है। लेकिन उसी लड़की ने मुंह फेर कर अपने नौजवान साथी से धीमी आवाज़ में कहा, पता नहीं कौन है, रात के वक्त स्याह चश्मा लगाकर खुद को हीरो समझ रहा है। डियर, तुम्हारे सामने तो वो बंदर नजर आता है। नौजवान ने खुश होकर हंसते हुए कहा, मालूम होता है इसकी आंखों में कोई ऐब है, अपना ऐब छुपाने के लिए स्याह चश्मा पहन रखा है। दूसरी लड़की ने कहा, शायद काना होगा। इस बात पर सभी कहके लगाने लगे। मैं मुस्कुराता हुआ उनसे दूर दरवाजे की तरफ चला गया। गाड़ी एक स्टेशन पर रुकने वाली थी। दरवाजे के पास एक और नौजवान लड़की खड़ी हुई थी। मैंने उसके सामने पहुंचते ही आंखों से चश्मा उतार कर एक आंख दबा दी। वो एकदम से सुरख हो गई और मुट्ठियां भींच कर बोली, ये क्या बदतमीजी है। मैंने गूंगे इशारे में उसे समझाया कि मैं काना हूं। उसने हैरानी से मुझे देखा। अब उसका गुस्सा खत्म हो चुका था। वो हमदर्दी से सोच रही थी कि मेरे जैसा खूबरू नौजवान गूंगा भी है और काना भी है। जब ट्रेन रुक गई और मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगा तो वो तेज तेज कदमों से चलती हुई अपने साथियों की तरफ जाने लगी। मैं बूफे कार की तरफ जाते हुए उसके दिमाग में झांक रहा था। वो अपने साथियों के पास पहुंचकर उसी लड़की से मुखातिब हुई जिसने मुझे काना कहा था। शबाना, तुमने उस नौजवान को देखा जो अभी यहां से गया है? वो बेचारा काना है। अच्छा, शबाना ने खुश होकर कहा। मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता। मैं पहले ही समझ गई थी कि वो काना है। शबाना, उसने तो चश्मा लगा रखा है, तुमने कैसे देख लिया? शबाना ने जवाब दिया, उसने मेरे करीब आकर चश्मा उतारा था। पहले तो मैंने ये समझा कि मुझे आंख मार रहा है। मेरे गुस्सा करने पर उसने इशारों में समझाया कि उसकी एक दुकान बंद है। अफसोस, बेचारा गूंगा भी है। एक नौजवान ने हंसते हुए कहा, यक न शुद्ध दो शुद्ध, काना और गूंगा होकर अपने ऐबों को छुपाए हीरो बन रहा है। शबाना ने कहा, मर्द हजार ऐबों के बावजूद ये समझते हैं कि लड़कियां उन पर आशिक हो जाएंगी। नरगिस, तुम्हारा क्या ख्याल है? वो तीसरी लड़की जो सबसे पहले मुझसे मुतासिर हुई थी, लेकिन अपने नौजवान साथी के मुकाबले में मुझे बंदर कह रही थी, उसका नाम नरगिस था। उसने कहा, ख्याल नेक है, हमारा सफ़र लंबा है। इस गूंगे और काने को अपनी तफरीह का मरकज बना लिया जाए तो ये एक यादगार सफ़र बन जाएगा। फिरोज, तुम्हारा क्या ख्याल है? उसके जवान साथी फिरोज ने जवाब दिया, हाँ वाकई उस अहमक को अहमक बनाने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन जमशेद, इस सिलसिले में चुप क्यों हो? दूसरे नौजवान जमशेद ने कहा, मैं चुप नहीं हूं, बल्कि शबाना के चेहरे को पढ़ रहा हूं। ये तो किसी तफरीह में हिस्सा नहीं लेती। मालूम होता है दुनिया से इसका दिल उकता गया है। शबाना ने कहा, यह दुनिया जीने के काबिल ना हो तो दिल उकता ही जाता है। फिर किसी का मजाक उड़ाकर क्या फ़ायदा? कुदरत उसे गूंगा और काना बनाकर पहले ही मजाक कर चुकी है। खुदा न करे कि हम में से कोई अंधा, लंगड़ा, लूला या काना हो जाए और कोई हमारा मजाक उड़ाए तो हमारे दिल पर क्या गुजरेगी। ये कहकर वो दूसरे कैबिन की तरफ जाने लगी। उस वक्त तक मैं बूफे कार में आ गया था और एक मेज़ के सामने कुर्सी पर बैठकर शबाना के जहन में बदस्तूर झांकना चाहता था, क्योंकि उसकी बातों ने मुझे मुतासिर किया था। मुख्तसर से गुफ्तगू से यह साबित हो गया था कि शबाना अपनी साथी लड़कियों की तरह मगरूर नहीं, लेकिन मुझे उसके जहन में झांकने का मौका नहीं मिला, क्योंकि नरगिस, शबाना, फिरोज और जमशेद बूफे कार की तरफ चले आ रहे थे और एक बहरा मेरे पास ऑर्डर लेने के लिए आ गया था। मैंने इशारे से खाना तलब किया। बहरे ने मुस्कुराकर दिल ही दिल में कहा, कमबख्त गूंगा है, इसे कल का बासी सालन दिया जाए तो ये शिकायत नहीं करेगा। वो खाना लाने के लिए चला गया। उसके जाते ही नरगिस अपनी टीम के साथ मेरे करीब चली आई। दूसरी मेज़ें खाली पड़ी हुई थीं, लेकिन वो सब कुर्सियां खींचकर मेरे अतराफ बैठ गए। सबसे पहले फिरोज ने मेरी तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, सुना है आपकी एक दुकान बंद है। मैंने दांत निकालकर अहमकों की तरह सारे हिलाते हुए और उसे मुसाफिया करते हुए इशारों में समझाया कि मुझे उससे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। मेरे इस जवाब पर वो सब खिलखिलाकर हंसने लगे। जमशेद ने कहा, शबाना ने दुरुस्त कहा था, ये वाकई गूंगा और बहरा है। शहाना ने कहा, और यकीनन काना भी होगा, किसी तरह इसका चश्मा उतरवाना चाहिए। ये कहकर वो मुझसे मुखातिब हुई और इशारों की जुबान में मेरा चश्मा मुझसे मांगने लगी। उसने चश्मे की तरफ हाथ बढ़ाया तो मैं घबराकर पीछे हट गया और चश्मा उतारने से इनकार करने लगा। मेरी इस हरकत से वो फिर कह लगाने लगी। शहाना शरारत पर उतुली हुई थी। वो अपनी जगह से उठी ताकि मेरे करीब आकर जबरदस्ती चश्मा उतार ले। उसी वक्त मैंने उसकी सोच में कहा, यह फिरोज कैसा गधे की तरह हंस रहा है। जी चाहता है एक हाथ उसके मुंह पर रसीद कर दूं, और मुझे ऐसा करना चाहिए। ये मेरा हाथ घूम रहा है। जिस्म का हर उज्व दिमाग का ताबे फरमान होता है। उसके दिमाग ने जैसे ही हुक्म दिया, उसका बायां हाथ तेजी से घूम गया। तड़ाक की आवाज़ के साथ फिरोज के मुंह पर एक जोर का तमाचा पड़ा
वो बौखलाकर खड़ा हो गया। तमाम लोगों के कह कहे एक साथ घुट कर रह गए। बूफे कार में बैठे हुए दूसरे लोग भी शहाना और फिरोज की तरफ मुतवज्जा हो गए। चंद लम्हों तक किसी की समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। फिर नरगिस गुस्से से उछलकर खड़ी हो गई, क्योंकि फिरोज उसका बॉयफ्रेंड था और वो अपने बॉयफ्रेंड की तौहीन कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। शहाना, तुम्हें ये जुर्रत कैसी हुई? क्या सोचकर तुमने फिरोज पर हाथ उठाया है? मैंने फौरन शहाना के दिमाग में कहा और शहाना ने उसे जुबान से दोहराया। ये गधे की तरह हंस रहा था। ये कहते ही शहाना ने अपने दोनों हाथों से सर को थाम लिया और कुर्सी पर बैठ गई। क्योंकि मैंने उसके जहन को आज़ाद छोड़ दिया था, अब वो सोच रही थी, ये अचानक मुझे क्या हो गया था? मैंने फिरोज को तमांचा क्यों मार दिया? ये दुरुस्त है कि मुझे उससे नफरत है। ये हमेशा मेरे जमशेद की बुराई करता रहता है, लेकिन इस वक्त तमांचा मारने की कोई माकूल वजह नहीं थी। फिर मेरा हाथ कैसे चल गया? वो बहुत परेशान थी और नरगिस गुस्से से कह रही थी, तुम फिरोज को गधा कह रही हो? तुम खुद गधी हो, तुम्हारा जमशेद गधा है। जमशेद ने कहा, नरगिस अपनी जुबान को काबू में रखो, तुम ख्वामखा मुझे गाली दे रही हो। फिरोज ने अपनी जगह से उठकर जमशेद से कहा, क्या तुम अंधे बहरे हो? क्या तुमने नहीं देखा कि शहाना ने मेरे साथ क्या सलूक किया है? ठीक किया है, जमशेद ने कहा, मैं सब जानता हूं। तुम मेरे पीठ पीछे शहाना के सामने मेरी बुराइयां करते हो। मैंने ही उसे समझा बुझा कर रोक रखा था, वरना ये तो तुम्हें जूते से मारना चाहती थी। ये क्या मारेगी? जरा तुम ही देख लो कि मेरा हाथ कैसा वजनी है। ये कहकर उसने जमशेद के मुंह पर एक घूंसा जड़ दिया। फिर तो बूफे कार में हंगामा बरपा हो गया। मेजें और कुर्सियां उलटने लगी। औरतें सहमकर चीखती हुई एक तरफ भागने लगी। फिरोज और जमशेद दोनों ही पागल हाथी की तरह टकरा रहे थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उस गोशे में आ गया जहां नरगिस खड़ी हुई वहशत ज़दा नजरों से उन्हें लड़ते हुए देख रही थी और सोच रही थी, ये क्या हो गया? हम तो उस गूंगे को तमाशा बनाकर तफरी करने आए थे, अब यहाँ खुद तमाशा बन रही हैं। यह सब कुछ शहाना की वजह से हो रहा है। जी चाहता है कि मैं भी इसके मुंह पर तमांचा रसीद कर दूं। मैंने नरगिस की सोच में कहा, मैं शहाना से कमज़ोर तो नहीं हूं, ये दुबली पतली हड्डी सी है। अगर मैंने अपनी तौहीन का बदला ना लिया तो हमेशा दिल ही दिल में कुड़ती रहूंगी। कमीनी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो गुर्राती हुई और गालियां देती हुई तेजी से आगे बढ़ी। शहाना को तड़ातड़ मारने लगी। जवाब में शहाना भी उससे लिपट गई। हंगामा सर्द होने के बजाय और गर्म हो गया। मैं इत्मीनान से चलता हुआ दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया और तमाशा बनाने वालों को तमाशा बनते हुए देखने लगा। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी तो मैं वहां से निकलकर एयर कंडीशन कोच में वापस आ गया। वहां शबाना दरवाजे के पास खड़ी हुई थी। मैंने अंदर आकर अपनी आंखों से चश्मा उतारा और काना बनने के लिए जो आंख दबाई थी उसे रुमाल से साफ करने के बाद खोल दिया। शबाना ने मेरी दोनों आंखों को हैरानी से देखते हुए पूछा, क्या तुम काने नहीं हो? मैंने इशारे से कहा कि मैं उसकी बात नहीं समझता। तब उसे याद आया कि मैं गूंगा हूं। उसने इशारे से अपनी आंख दबाकर वही सवाल किया, लेकिन आंख दबाते वक्त उसे फौरन एहसास हो गया कि इस अमल को सिर्फ आंख दबाना ही नहीं बल्कि आंख मारना भी कहती हैं। वो एकदम से झींप कर नजरें चुराने लगी। मैंने गूंगेपन से उसके शाने को थपक कर अपनी तरफ मुखातिब किया और उसे समझाया कि मेरी आंख में तिनका पड़ गया था, इसलिए मैंने एक आंख बंद की हुई थी। बात उसकी समझ में आ गई। अब वो मुझ जैसे अजनबी के सामने ठहरना नहीं चाहती थी। मैंने उसकी सोच में कहा, यह बेचारा गूंगा और बेजरर इंसान है। फिरोज और जमशेद की तरह ये गंदी नीयत का नहीं मालूम होता। मुझे इसके करीब रहते हुए नहीं हिचकिचाना चाहिए। वो एक गहरी सांस लेकर खिड़की के बाहर गुजरते हुए मनाजिर को देखती हुई सोचने लगी, हाँ ठीक ही तो है। बेचारे गूंगे लोग हमदर्दी और तवज्जो के मोहताज रहती हैं। जुबान रखने वालों ने कभी मेरे दुख दर्द को नहीं समझा। ये जुबान वाला नहीं है, इसलिए मेरी हकीकत को समझकर कभी नफरत का इजहार नहीं करेगा। वो समझ रही थी और मेरे दिल में उसके लिए बेपनाह हमदर्दी का जज्बा पैदा हो रहा था। इस एयर कंडीशन कोच में इतने दौलतमंद लोगों के दरमियान रहने वाली वो लड़की अंदर से इतनी दुखी होगी, ये हकीकत बाहर से समझ में नहीं आ सकती थी। मैंने उसकी सोच में कहा, मैं तो बज़ाहिर खुशहाल नजर आती हूँ, फिर वो कौन सा दुख है जो अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रहा है? अगरचे मैं अपने दुखों को अच्छी तरह पहचानती हूँ, फिर भी तन्हाई में उनकी याद ताज़ा करते वक्त एक दुख भरा एहसास महसूस होता है। मैं उसकी सोच के जरिए उसे उकसा रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी की किताब मेरे सामने खोल दे। लेकिन बाज़ लड़कियां अपनी ज़िंदगी के किसी अहम राज को दिल के तह खाने में इस तरह छुपा देती हैं कि दिमाग के अंदर ख्यालों की सुरंग बिछाने वाला फरहाद अली भी उस तह खाने तक नहीं पहुंच सकता। मैंने बहुत कोशिश की कि वो मेरी मर्जी के मुताबिक सोचे, लेकिन उसके जहन के अंदर अच्छी खासी ख्याली जंग होती रही और वो अपने माजी के मुतल्लिक सोचने से इनकार करती रही। जब उसे एहसास हुआ कि मैं उसके चेहरे को मुसलसल तक रहा हूं और जहनी कर्ब में मुब्तला होने के बायस उसके चेहरे से परेशानी जाहिर हो रही है, तो वो जल्दी से सर झुकाकर वहां से चली गई।
मैं उसके ख्यालात पढ़ता हुआ अपने कैबिन में आ गया। कपड़े तब्दील करने के दौरान भी मैं उसके जहन में झांकता रहा। वो अपने कैबिन में पहुंचने के बाद अपनी माँ से बातें करने में मसरूफ हो गई और छोटे भाई को गोद में लेकर उसे खिला रही थी। बातों के दौरान उसने माँ को समझाया, अम्मी आप इस कदर उदास क्यों रहती हैं? हमें जो नुकसान उठाना था उठा चुकी हैं। खुदा का शुक्र है आपके नाम, जो जायदाद रह गई है उसके सहारे हम इज्जत व आबरू से जिंदगी गुजार लेंगे। शबाना की सोच के जरिए उसकी माँ की बातें सुनाई दी। बेटी, अल्लाह ताला खाने के लिए सूखी रोटियां भी दे तो हम उसका शुक्र अदा करेंगे, लेकिन जब कोई कीमती चीज़ गुम हो जाती है या छीन ली जाती है तो उसका अफसोस ज़रूर होता है। तुम करोड़ों रुपए की जायदाद की मालिक थी, लेकिन तुम्हारे चचा रफाकत अली ने बड़ी चालबाजी से सब कुछ छीन लिया। सितम यह कि वो तुम्हें अब अपनी बहू भी नहीं बनाना चाहते। क्या इस जुल्म पर माँ का दिल नहीं कुड़ेगा? इस बात पर शबाना अपनी माँ को तसल्लियाँ देने लगी। उसकी तसल्लियाँ और उसकी बातें मेरी रहनुमाई न कर सकी कि उसका चचा रफाकत अली कौन है और कहाँ रहता है। मैंने शबाना को सोच के जरिए मजबूर नहीं किया कि वो मेरे लिए रफाकत अली के मुतल्लिक मालूमात फराहम करे। मैंने सोचा कि सफ़र बहुत लंबा है, अपनी मंजिल पर पहुंचने तक मैं रफ्ता रफ्ता मालूमात हासिल कर लूँगा। अगर शबाना का सफ़र मुख्तसर हुआ तो मैं भी अपना प्रोग्राम तब्दील कर लूँगा। मैं तो महज कुछ अरसे के लिए मास्टर यूशे से पीछा छुड़ाना चाहता था। इसके लिए मैं कहीं भी वक्त गुजार सकता था। अगर शबाना, उसकी माँ और उसके छोटे भाई के काम आकर वक्त गुजर जाता तो इससे अच्छी और क्या बात होती। मैं बर्थ पर आकर लेट गया। मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद नहीं किया। मुझे बैरे का इंतज़ार था कि वो आएगा तो मैं अपने लिए खाना मंगवाऊंगा। 2 घंटे बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो वही बैरा दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया, जिसे मैंने बूफे कार में खाने का ऑर्डर दिया था। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। उसने मुझे देखते ही हाथ नचाकर कहा, वाह गूंगे मियाँ, लड़ाई झगड़े से डर कर यहाँ आकर चुप गई। ये खाना क्या तुम्हारा बाप खाएगा? मुझे ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपने गूंगेपन से मजबूर था। अगर जुबान खोलता तो तमाम एयर कंडीशनड कोच में यह खबर फैल जाती। बूफे कार में भी बैरा अपनी हैरानी का इजहार करता कि एक शख्स ना जाने क्यों ख्वामखा गूंगा बनने की कोशिश कर रहा था। उसकी ये बात किसी दुश्मन के कानों तक पहुंचती तो मेरा यह सुकून बर्बाद हो जाता। इसलिए मैंने अपने गुस्से को बर्दाश्त कर लिया। बैरा बर्थ की साइड मेज पर खाने की ट्रे रख रहा था। मैंने सालन की प्लेट उठाकर उसे सूंघते हुए इशारों में कहा कि यह सालन ठीक नहीं है। बैरे ने कहा, वाह, गूंगे के सूंघने की हिस्स बड़ी तेज होती है। पर खुरदार, ये फर्स्ट क्लास सालन है। जो मुसाफिर अपनी प्लेटों में एक आध बोटी छोड़ देती हैं, हम उन्हें किचन में वापस ले जाकर एक हांडी में जमा करती हैं। इस तरह हम झूठे सालन की एक हांडी तैयार कर लेते हैं। उस हांडी से जो आमदनी होती है वो बैरे और बावर्ची की जेब में जाती है। ये बातें वो इस अंदाज से हाथ नचाकर कह रहा था जैसे सालन की तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिला रहा हो। मैंने झुंझलाकर गूंगे इशारे में कहा, इसे वापस ले जाओ, मैं नहीं खाऊंगा। मेरा इशारा समझकर वो उल्टी सीधी बातें करने लगा। वो ज़बरदस्ती मुझे खाने पर मजबूर नहीं कर सकता था, इसलिए खाने की ट्रे उठाने लगा। उसी वक्त मैंने उसकी सोच में कहा, मुझे खाने की ये ट्रे इस गूंगे पर उलट देनी चाहिए, बाद में मैं इससे मुआफ़ी मांग लूँगा। ये सोचते ही उसने ट्रे को अपने सर से बुलंद किया। उसी वक्त मैंने उसकी सोच में घबरा कर कहा, अरे अरे, ट्रे मुझ पर उलट रही है, मेरे हाथ कांप रहे हैं। ये सोच उसके दिमाग के कंट्रोल में नहीं थी। इसके साथ ही उसके हाथ कांपे और ट्रे में रखी हुई दाल और सालन उस पर उलट गया। उसका सर, चेहरा और कपड़े सब के सब दाल और शोरबे से भीग रहे थे और मुर्गी की एक टांग उसके गिरेबान में यूं फंस गई थी जैसे उसने नेकटाई लगा रखी हो। उसी वक्त मैंने जेब से 1 रुपया निकालकर टिप के तौर पर पेश किया। उसने झिल्लाकर 1 रुपये को गाली दी। कांच की प्लेटें टूट गई थी। वो खाली ट्रे लेकर गालियां बकता हुआ कैबिन से बाहर जाने लगा। उसका झिलाया हुआ जहन उसे कह रहा था कि दरवाजे को जोर से बंद करना चाहिए। बाहर जाकर जब उसने दरवाजे को बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने उसकी सोच में कहा, मुझे दरवाज़ा बंद करते वक्त इस गूंगे को घूंसा दिखाना चाहिए। वो दरवाज़ा बंद कर ही रहा था कि मेरी सोच के मुताबिक उसने बायां हाथ बढ़ाकर घूंसा दिखाया। उसी वक्त दरवाज़ा एक झटके से बंद हो गया। उसके चीखने की आवाज़ एयर कंडीशनड कोच के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजती चली गई। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजे को खोला। दरवाजे और चौखट के बीच उसकी कलाई बुरी तरह फंस गई थी। जब वो कलाई आज़ाद हुई तो उसकी आस्तीन खून से भीग रही थी। बहुत से लोग दौड़ते आ रहे थे। मैंने फौरन ही चश्मा पहन लिया। वो बैरा सहमी हुई नज़रों से मुझे देख रहा था और अब मस्बत अंदाज में सोच रहा था, मैंने इस गूंगे को गालियां दी थी। गूंगों की मासूमियत रंग लाती है। खुदा ने मुझे ये सज़ा दी। ये कितनी अजीब सी बात है कि मैंने खुद अपने एक हाथ से दूसरे को जख्मी किया है। ऐसे वक्त मैं अपने आप में नहीं था। मुझ पर सचमुच खुदा का कहर नाजिल हुआ है। दूसरे कैबिनों से निकल कर आने वाले उससे चीखने की वजह पूछ रहे थे।
और कभी मुझे और कभी उसके खून आलूद आस्तीन को देख रहे थे। बैरे ने कहा, यह सब कुछ मेरी गलती से हुआ है। दरवाज़ा बंद करते वक्त मेरा हाथ दब गया था। एक उधेड़ उम्र के शख्स ने बैरे को सर से पांव तक देखते हुए कहा, तुम्हारे कपड़ों पर सालन गिरा हुआ है और तुमने अपना हाथ खुद दरवाजे में फंसा लिया। क्या इन बातों से जाहिर नहीं होता कि तुम नशा करते हो? मियाँ, शर्म करो और इस वाक्य से इबरत हासिल करो। अगर नशे की हालत में चलती ट्रेन से गिर गए तो जान से जाओगे। चलो जाओ यहाँ से, खबरदार यहाँ नशे की हालत में ना आना। वो सर झुकाकर वहां से जाने लगा। उस उधेड़ उम्र के आदमी के साथ खड़े हुए एक बूढ़े शख्स ने अपने कैबिन की तरफ मुड़ते हुए कहा, चलो रफाकत अली। इस कमबख्त ने शतरंज का मजा खराब कर दिया। रफाकत अली का नाम सुनकर मैं चौंक गया। शायद ये वही रफाकत अली हो जिसने शबाना से उसकी करोड़ों की जायदाद छीन ली थी। रफाकत अली ने मेरे कैबिन के अंदर देखते हुए मुझसे पूछा, तुम तन्हा सफ़र कर रहे हो? मैंने इशारे से बताया कि मैं गूंगा हूं और उसकी बातें समझने के काबिल नहीं हूं। रफाकत अली ने इशारों में अपना सवाल दोहराया। मैंने उसे बताया कि हाँ, मैं तन्हा सफ़र कर रहा हूँ। उसके बूढ़े साथी ने कहा, क्या बात है रफाकत, तुम्हें इसकी तन्हाई से क्या दिलचस्पी है? रफाकत अली ने जवाब दिया, मैं इस गूंगे के मुतल्लिक बहुत कुछ सोच रहा हूँ। पहली बात तो ये कि इसने डबल किराया देकर पूरा कैबिन अपने लिए रिजर्व कराया है। दूसरी बात यह कि हमारे साथ जवान लड़कियां हैं। ये गूंगे अंदर से बड़े गहरे होती हैं, हमें इस पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। तीसरी बात यह कि इसके कैबिन में तन्हाई है। अगर हम इसके साथ दोस्ती कर लें तो हम यहाँ बड़े सुकून से शतरंज खेल सकती हैं। वहाँ कैबिन में हमारी बेगमात बकवास करती रहती हैं और अपनी बकवास के जरिए हमारी चालें बदलती रहती हैं। यहाँ खेलने में लुत्फ आएगा। बूढ़े ने तायद में सर हिलाकर कहा, तुम वाकई ज़हीन हो। वक्त और हालात के मुताबिक मुकम्मल मंसूबा बना लेते हो। यहाँ हमारा खेल भी होगा और हम इस नौजवान पर नज़र भी रखेंगे। जब वो दोनों अपने इस फैसले पर मुत्तफिक हो गए तो रफाकत अली ने दोस्ताना अंदाज में मुसाफे के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मुझे इशारों में समझाया कि वो इस कैबिन में आकर थोड़ा वक्त गुजारना चाहते हैं। मैंने खुशी से इजाज़त दे दी। वो दोनों शतरंज की बिसात लाने के लिए अपने कैबिन की तरफ चले गए। मैं अपने कैबिन में आया और बर्थ पर बैठकर रफाकत अली के जहन में झांकने लगा। वो अपने कैबिन में पहुंचकर कह रहा था, बेगम, मैं यहाँ शेख साहब के साथ खेलता रहूँगा तो तुम लाइट बुझाकर सो नहीं सकोगी। यहाँ एक कैबिन में एक गूंगा सफ़र कर रहा है। इजाज़त हो तो मैं वहाँ जाकर शतरंज की बाजी जमाऊँ? उसकी बेगम पटाखे की तरह बोलने लगी, आप किस गूंगे से दोस्ती कर रही हैं? मैं आपकी चालबाजियों को खूब समझती हूँ। साफ क्यों नहीं कहते कि शबाना की माँ पर नीयत खराब है? कान खोलकर सुन लीजिए, मैं आपको रात भर के लिए शतरंज खेलने की इजाज़त नहीं दूंगी। चुपचाप बत्ती बुझाइए और यहाँ सो जाइए। और शेख साहब, आप तो शतरंज के दीवाने हैं, इस उम्र में भी रातों को जागती हैं। खुदा के लिए मेरे मियाँ का पीछा छोड़िए। सुबह होगी तो शतरंज की बिसात जमा लीजिएगा। रफाकत अली अपनी बीवी के आगे भीगी बिल्ली बन गया। वो दोबारा अपने कैबिन से बाहर नहीं आ सका। बेगम ने शेख साहब को रुखसत करके कैबिन को अंदर से बंद कर दिया और बत्ती बुझा दी। मैं थोड़ी देर के लिए मायूस हो गया। रफाकत अली यहाँ शतरंज खेलने के लिए आता तो मैं यकीनन उसके जहन से बहुत सी बातें उगलवा लेता, मगर रात भर के लिए बेगम पहरेदार बन गई थी। जो औरत अपने शौहर पर इस कदर हावी हो वो यकीनन उसकी साजिशों में शरीक रहती होगी। बेगम बत्ती बुझाने के बाद रफाकत अली के बिस्तर पर आकर बैठ गई और कह रही थी, आप मेरे सर की कसम खाइए, आप अभी मुझसे झूठ बोलकर जुलेखा के पास जाना नहीं चाहते थे। रफाकत अली ने कहा, बेगम, शबाना की माँ को इस तरह बदनाम न करो। जो कुछ उसके पास था वो सब कुछ हमने छीन लिया। अब उससे इज्जत से रहने दो। उसे बदनाम करके हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। बेगम ने कहा, आप झूठी पारसाई जता रही हैं। मैंने आपको नींद की हालत में कई बार जुलेखा का नाम बुड़बुड़ाते सुना है। मुझे तो यकीन नहीं है कि मैं नींद में बुड़बुड़ाता हूँ। बफर्ज़े मुहाल मैंने नींद में उसका नाम लिया भी है तो इसकी वजह यह है कि वो दूसरे पहलू से मेरे जहन पर हावी रहती है। वो दूसरा पहलू क्या है, ज़रा मैं भी तो सुनूं। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि इस्लामाबाद के रास्ते में जो जुलेखा के नाम शानदार कोठी है उसे मैं हासिल करना चाहता हूँ, मगर तुम्हारे बेटे फेरोज़ ने मेरे इस मंसूबे को खाक में मिला दिया है। पहले वो शबाना से इश्क करता था, जब शादी की बात आई तो वो नरगिस से मोहब्बत करने लगा। तुम माँ होकर अपने बेटे को नहीं समझा सकती कि वो शबाना से शादी कर ले तो उस शानदार कोठी के साथ जुलेखा की तमाम जायदाद शबाना के जहेज में साथ ही आएगी। हमारे पास दौलत की क्या कमी है कि मेरा बेटा एक कोठी और थोड़ी सी जायदाद के लिए शबाना जैसी बदकार लड़की को अपनी शरीके हयात बनाए। बेगम, ये तो सोचो कि शबाना को बदकार बनाने वाला तुम्हारा ही बेटा है। वो गुस्से से बोली, बस अपनी जुबान बंद रखें। बाप होकर बेटे को बदनाम करना चाहते हैं। आप ये नहीं सोचते कि जुलेखा अपनी जायदाद शबाना के नाम नहीं करेगी।
वो अपनी जायदाद अपने छोटे बेटे आमिर के लिए बचा कर रखेगी। दौलत और जायदाद के लिए बेटा बाप को और भाई भाई को कत्ल करता है, और आमिर तो मेरा भतीजा है, उसे रास्ते से हटा देना कौन सा मुश्किल काम है। तुम्हारा बेटा अगर चाहे तो मेरे मंसूबे को कामयाब बना सकता है। क्या आप ये चाहते हैं कि वो शबाना से शादी कर ले? हाँ, मैं यही चाहता हूँ। आपका दिमाग खराब हो गया है। जो लड़की शादी से पहले एक बच्चे को जन्म दे चुकी है, क्या मैं उसे अपनी बहू बनाऊंगी? वो मुर्दा बच्चा तुम्हारे बेटे का ही था। इस हकीकत से इनकार क्यों करती हो? खानदान में नाक ऊंची रखने के लिए बहुत सी हकीकतों से इनकार करना पड़ता है। अब मैं समझ गई कि आप शबाना को क्यों साथ लिए फिरती हैं। आप चाहते हैं कि वो फिर अपनी अदाओं से मेरे बेटे को दीवाना बना ले, मगर आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। नरगिस मेरी भांजी है, मैं उसे अपनी बहू बनाऊंगी। रफाकत अली ने बेजार होकर कहा, तुम्हारे जो जी में आता है करो। चलो आओ, आप सो जाओ। मैंने बेगम से दिमागी राब्ता ख़त्म कर दिया और अपने तौर पर सोचने लगा। शबाना के तमाम हालात मेरे सामने चले आए थे। उसे अंदर ही अंदर कौन सा दुख खाया जा रहा था, ये मुझे मालूम था। वो सचमुच सितम रसीदा थी। रफाकत अली ने उसकी जायदाद हथिया ली थी और उसके बेटे फिरोज ने उसकी इज्जत लूट ली थी। अब मेरा फ़र्ज था कि मैं उसके काम आता। मैं शबाना के ख्यालात मालूम करना चाहता था कि वो अपनी तबाहियों पर किस अंदाज से सोच रही है और अब फिरोज के लिए उसके क्या जज्बात हैं। ये मालूमात हासिल करने के लिए मैं शबाना के जहन में झांकना चाहता था। लेकिन उसी वक्त कैबिन के बाहर बहुत से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। फिर मेरे कैबिन का दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे पर फिरोज और जमशेद खड़े थे। उनके पीछे शहाना और नरगिस थीं। वो सब मुझे घूर कर देख रहे थे। फिरोज ने कहा, ये कमबख्त हमें आपस में लड़ाकर यहाँ आराम से लेटा हुआ है, जी चाहता है इसे उठाकर गाड़ी से बाहर फेंक दूं। शहाना ने कहा, जाने दो फिरोज, गुस्सा थूक दो। इस बेचारे गूंगे ने हमें लड़ने के लिए नहीं कहा था। ना जाने मुझे क्या हो गया था कि मैंने तुम पर हाथ उठा दिया। मैं तुमसे मुआफ़ी मांग चुकी हूँ, इस किस्से को ख़त्म करो। जमशेद ने कहा, हमें तो इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि इसे तमाशा बनाने की बजाय हम तमाशा बन गए। बूफे कार में प्लेटों और कुर्सियों का जो नुकसान हुआ, हमें उसकी कीमत अदा करना पड़ी। उनकी बातों के दौरान नरगिस ने हैरानी से चीख कर कहा, अरे ये तो काना नहीं है, शबाना ने झूठ कहा था। नरगिस की बात पर वह सभी चौंक कर मेरी आंखों की तरफ देखने लगे। उस वक्त मैंने चश्मा उतार दिया था। फिरोज ने आगे बढ़कर एक आंख मारते हुए मुझसे पूछा, तुम काने नहीं थे, फिर क्या उस लड़की को आंख मार रहे थे? मैंने इशारों में उन्हें समझाया कि मेरी आंख में तिनका पड़ गया था, इसलिए मैंने अपनी एक आंख बंद कर रखी थी। मेरे जवाब पर वो बेहद मायूस हुए, क्योंकि उनकी तवक्कुआत के मुताबिक मुझ में कोई ऐब नहीं था। जमशेद ने हकारत से कहा, अगर काना नहीं है तो क्या हुआ, गूंगा तो है, कौन इसके साथ अपना दिमाग खराब करेगा, चलो यहाँ से। वो सब वहां से जाने लगे। मेरे कैबिन में फिरोज सबसे आगे था। जाने के लिए पीछे मुड़ते वक्त वो सबसे पीछे हो गया। नरगिस उसके साथ चलने के लिए दरवाजे से लगी खड़ी थी और बेख्तियार मुझे देखी जा रही थी, लेकिन मैं उसकी तरफ तवज्जो न दे सका, क्योंकि मैं शबाना की खातिर सबसे पहले फिरोज से निमटना चाहता था। इसलिए मैं उसके जहन में झांक रहा था। वो वापस मुड़ते वक्त मेरे कैबिन से बाहर जाने के दौरान कनखियों से नरगिस को देखते हुए सोच रहा था, ये बज़ाहिर मेरे साथ चलने के लिए दरवाजे पर खड़ी रह गई है, मगर बेख्तियार उस गूंगे को देखी जा रही है। मैंने बूफे कार में भी कई बार ये बात नोट की है। बिलाशुबा इस गूंगे की शख्सियत में ऐसा मर्दाना हुस्न और कशिश है कि हर औरत इसे देखने पर मजबूर हो जाएगी और हर मर्द इसे देखकर एक रकीब की तरह कुड़ता रहेगा। उसने दरवाजे पर पहुंचकर बज़ाहिर मुस्कुराते हुए नरगिस का हाथ थाम लिया, फिर उसके साथ चलते हुए सोचने लगा, लेकिन मुझे नरगिस से ऐसी तवक्को नहीं थी। मैंने इसके लिए शबाना जैसी वफादार लड़की को छोड़ दिया, और यह है कि गूंगे की तरफ अंदर ही अंदर करवट बदलती जा रही है। लोग सच कहते हैं कि औरत ज़ात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने उसी वक्त उसकी मस्बत सोच में कहा, यही बात शबाना मेरे मुतल्लिक सोच रही होगी कि मर्द ज़ात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब किसी की बेवफाई चरका लगाती है तो दूसरे की वफा याद आती है। मैं जानता हूँ कि शबाना आज भी मेरी आस लगाई जी रही है। मुझे उसे इस तरह नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसकी मनफी सोच ने कहा, यह मैं अचानक ही शबाना के मुतल्लिक क्यों सोच रहा हूँ? मैंने उसकी मस्बत सोच में कहा, शायद इसलिए कि वो सोचने समझने की चीज़ है। ऐसे वक्त जबकि मैं नरगिस की बहकती हुई नज़रों को समझ रहा हूँ तो शबाना ज़रूर याद आएगी कि उसकी आंखों में कितनी हया है। वो परेशान होकर अपनी पेशानी को सहलाने लगा। नरगिस ने एक जगह रुककर पूछा, क्या बात है, तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो? हाँ, जमशेद से ख्वाम का झगड़ा हो गया, मेरा सारा बदन दुख रहा है, अब मैं जाकर ज़रा आराम करूँगा। नरगिस सोचने लगी, इसे चला जाना चाहिए, लेकिन रस्मी तौर पर रोकना भी ज़रूरी है। मैं नहीं चाहती कि सचमुच रुक जाए, पता नहीं क्यों।
सिर्फ उस गूंगे के मुतल्लिक सोचने को दिल चाहता है, मगर रस्मन तो कुछ कहना ही होगा। वो कहने लगी, तुम इतनी जल्दी चले जाओगे? तो मैं बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते तुम्हारे ही बारे में सोचती रहूंगी, मगर इस वक्त तुम्हारा बदन दुख रहा है, तुम्हें वाकई आराम करने की जरूरत है। तुम जाओ, आराम करो, अब सुबह मुलाकात होगी। वो गुड नाइट कहकर अपने कैबिन की तरफ चला गया। नरगिस अपने कैबिन के दरवाजे पर खड़ी उसे दूर तक जाते देखती रही, जैसे उस जाने वाले के लिए उसकी निगाहें तरस रही हों। लेकिन जैसे ही वो अलविदाई अंदाज में हाथ हिलाकर अपने कैबिन के अंदर गया, वो फौरन ही पलटकर मेरे कैबिन की तरफ देखने लगी। टेलीपैथी का इल्म मेरे लिए बाइसे रहमत बन गया। इसके जरिए मैं लोगों की दोहरी शख्सियतों को खुली किताब की तरह पढ़ लेता हूँ। हर तजुर्बेकार इंसान इस हकीकत को समझता है कि इंसान के अंदर दो मुतजाद ख्यालात और दो मुतजाद शख्सियतें होती हैं। उसकी नरगिसी आंखें फिरोज के कैबिन की तरफ थीं कि कहीं वो आ ना जाए। उसका नरगिसी दिल मेरे कैबिन के दरवाजे पर लगा हुआ था और धड़कते हुए कह रहा था, हम लड़कियां जिस तरह का आइडियल अपने दिमाग में तराशती हैं, वो हकीकी दुनिया में नहीं मिलता। मिलता भी है तो गूंगा होता है या किसी तरह का ऐब होता है। मजबूर होकर दौलत की खातिर फिरोज जैसे नौजवानों को गले लगाना पड़ता है। फिरोज में किसी चीज की कमी नहीं, चूंकि वो गूंगा मुजस्सम मेरे आइडियल के रूप में आ गया है, इसलिए फिरोज फीका पड़ गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। दानिशमंदी तो यही है कि अपने आइडियल को नजरअंदाज कर दूं, क्योंकि पिंडी पहुंचते ही फिरोज से मंसूब होने वाली हूं। वो अपने कैबिन में दाखिल होते हुए सोच रही थी, हाँ ठीक ही तो है, सिर्फ इस ट्रेन में इस गूंगे का साथ है, फिर वो कहाँ होगा और मैं कहाँ रहूंगी। 24 घंटे के लिए मुझे ऐसे आइडियल पर लानत भेजकर सब्र करना चाहिए। बंदर कहीं का। एक बार पहले भी उसने मुझे बंदर कहा था, वो भी सिर्फ फिरोज को सुनाने के लिए। लेकिन मैं ख्यालात की तह में पहुंचने वाला ये समझ रहा था कि उसकी जुबान जो कहती है वो दिल नहीं कहता, और दिल जो कहता है उसे जुबान कहते हुए डरती है। वो बहुत हसीन थी। इस वक्त मेरा मकसद शबाना की बिगड़ी बनाना था, जबकि खुदावंदे करीम ने मुझे इतनी सलाहियतें दी थीं और वो मालिक बेनियाज मुझे वसीला बनाकर एक सितम रसीदा लड़की की तकदीर संवारना चाहता था। तो फिर मैं इस नेक काम में कोताही कैसे कर सकता था। मैंने नरगिस को उसके हाल पर छोड़ दिया और शबाना की दिली कैफियत का जायजा लेने लगा। शबाना अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। कभी वो करवट बदलकर दूसरी बर्थ पर लेटी हुई अपनी वालदा को देखती। उसकी वालदा की बंद आंखें बता रही थीं कि वो बड़ी देर तक आंसुओं से भीगने के बाद गहरी नींद सो रही हैं। कभी वो करवट बदलती तो अपने पहलू में उसे 3 बरस का आमिर नजर आता, जो इस दुनिया वालों की साजिशों से बेखबर अपने मासूम सपनों में खोया हुआ था। फिर वो पलट कर लेट जाती। उस वक्त फिरोज का चेहरा उसके सामने आ जाता। वो सर्द आह भरकर सोचती, खुदा रूठ जाए तो उसकी खुदाई से इनकार नहीं किया जाता, महबूब रूठ जाए तो उसकी मोहब्बत से इनकार कैसे हो सकता है। महबूब के बदलने का ये मतलब तो नहीं कि औरत की मोहब्बत भी बदल जाती है। वो सामने नहीं होता तो क्या हुआ, सताने और रुलाने के लिए उसकी यादें तो होती हैं। मोहब्बत किसी न किसी तरह कायमो दायम रहती है, मुस्कुराहट की सूरत में ना सही, आंसुओं की सूरत में। मेरे आंसुओं का कोई ना कोई कतरा कभी न कभी उसके दिल पर टपकेगा। कभी तो वो अपनी बेवफाइयों का हिसाब करेगा। हर इंसान की जिंदगी में यौम हिसाब आता है। वो दिन उसकी जिंदगी में जरूर आएगा, यही मेरा ईमान है, यही मेरा इंतजार है। उसकी सोच में कितना कर्ब था, ये मैं दिल की गहराइयों से समझ रहा था। मुझे फिरोज पर गुस्सा आ रहा था। मैं उसके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकता था कि वो इस जन्म जली का महबूब था। मैंने फिरोज की तरफ तवज्जो दी। वो कमबख्त अपने बिस्तर पर लेटा नरगिस की हरकतों पर कुड़ रहा था। मर्द की फितरत भी अजीब होती है। ये जानते हुए भी कि एक औरत उसे मोहब्बत का फरेब देकर चोरी छुपे दूसरे को तरजीह दे रही है, फिर भी उस बेवफा के लिए कुड़ता है और बावफा के लिए नहीं सोचता। दरअसल उसकी मर्दानगी को ठेस पहुंचती है कि उसके मुकाबिल दूसरे को तरजीह क्यों दी गई। फिर इंतकामन अमली तौर पर यह साबित करता रहता है कि जिसे वो तरजीह दे रही है उसे वो चुटकियों में मसल सकता है। वो अहमक मुझे मसलने के बारे में सोच रहा था। मैंने उसकी मस्बत सोच में कहा, गुस्से में जल भुनकर सोचना दानिशमंदी नहीं। वो गूंगा देखने में पहाड़ है, अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर वो कमज़ोर होता तब भी उसे रास्ते से हटाकर कोई फ़ायदा हासिल ना होता, क्योंकि नरगिस अपनी चोर आदतों के मुताबिक एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे की तरफ फिसलती जाएगी। मैं कब तक एक बेहया लड़की के लिए दूसरों को अपना दुश्मन बनाता फिरूंगा। फिर उसके मुतल्लिक क्यों नहीं सोचता जो बाहया और बावफा है। ये कहकर मैंने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। अब वो सोच रहा था, क्या बात है, आज शबाना बार बार मेरे जहन में चली आ रही है। किसी आकिल ने सच कहा है कि एक चीज़ को समझने के लिए
उसकी जिद को समझना जरूरी है। फूलों को समझने के लिए कांटों को, खूबसूरती को समझने के लिए बदसूरती को, और वफाशवार बीवी को समझने के लिए बेवफा औरत का मुशाहिदा करना लाजमी है। यही वजह है कि नरगिस की बेवफाई मुझे बार बार शबाना के हुस्ने वफा को याद दिला रही है। ये ठीक है, मैं तस्लीम करता हूँ कि शबाना हर लिहाज से एक मुकम्मल शरीक हयात बन सकती है, लेकिन थूक कर चाटना मर्द की शान नहीं है। मैंने उसकी सोच में कहा, मर्द की शान ये भी नहीं है कि वो एक मासूम कली को फूल बनाए, उसे अपने मुर्दा बच्चे की माँ बनाकर सारे जहां में बदनाम कर दे। क्या मैं इसे मर्दानगी कह सकता हूँ? मर्द तो उसे कहते हैं जो अपनी गलती का दिल से एतराफ़ करे और मर्दाना वार उसकी तलाफी करे। मेरे डैडी आज भी यही चाहते हैं कि मैं शबाना से शादी कर लूँ, सिर्फ अम्मी मुखालफत कर रही हैं। अम्मी औरत हैं, डैडी मर्द हैं, और मुझे डैडी के अंदाज में एक मर्द की तरह सोचना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। वो घबरा कर बिस्तर पर उठ बैठा। जो बात भी उसके दिमाग में आ रही थी वो शबाना की हमायत में थी और ठोस दलाइल के साथ उसे मुतासिर कर रही थी। इस हद तक ये नतीजा निकला कि वो बड़ी संजीदगी से शबाना के साथ गुजरे हुए लम्हात को याद करने लगा। बचपन की बातें, जवानी की बातें, चोरी चोरी मुलाकातें। वो जैसे जैसे शबाना के मुतल्लिक पिछली यादों को ताज़ा कर रहा था, उसके दिल का इज़्तिराब बढ़ता जा रहा था, मगर अब भी दिमाग में दोहरी सोच का साया था। वो इस बात से हिचकिचा रहा था कि मर्द होकर अब शबाना की तरफ बढ़ेगा तो उसके गुरूर को ठेस पहुंचेगी। अगरचे वो हिचकिचा रहा था, लेकिन ये मेरी कामयाबी थी कि अब वो संजीदगी से शबाना के मुतल्लिक अच्छे अंदाज में सोच रहा था। शबाना करवटें बदलते बदलते बेख्वाबी से घबरा कर उठ बैठी और मैंने उसकी सोच में कहा, इस कैबिन में दम घुट रहा है, मुझे ताज़ा हवा के लिए ज़रा बाहर जाना चाहिए। वो अपने हालात से और इस घुटे हुए माहौल से परेशान थी, इसलिए आहिस्तगी से अपने कैबिन का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। बाहर आते ही उसकी निगाहें बेख्तियार उस कैबिन की तरफ उठ गईं जहां उसका बेवफा महबूब था। इस लड़की में भी खुददारी थी। वो फिरोज़ के सामने झुककर खुद को और ज़्यादा गिराना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी सोच के खिलाफ उसकी निगाहें फिरोज़ के कैबिन की तरफ या उसकी किसी भी चीज़ की तरफ उठ जाती थीं। मैंने उसकी सोच में कहा, मोहब्बत में किसी को झुकाने के लिए पहले खुद झुकना पड़ता है। महबूब से ऐसी बेअतनाई और ऐसी बेनियाजी अच्छी नहीं। ये दुरुस्त है कि मैं उसके आगे गिड़गिड़ाना नहीं चाहती, लेकिन मोहब्बत के भी कुछ फ़राइज़ होते हैं। मुझे मोहब्बत के नाते ये तो देखना चाहिए कि वो आराम से सो रहा है या बेचैनी से करवटें बदल रहा है। तन्हाई में मेरे साथ गुजरा हुआ कोई लम्हा तो उसे याद आता होगा। अगर याद नहीं आता तो ये मेरे वजूद की और मोहब्बत की तौहीन है। मुझे कभी तो अपनी मोहब्बत को आजमाना चाहिए। ये सोचते ही उसके कदम फिरोज़ के कैबिन की तरफ उठ गए। कैबिन के अंदर फिरोज़ उसी तरह मुज़तरिब और परेशान बैठा हुआ था। मैंने उसकी सोच में कहा, क्या शबाना मेरी तरफ खिंची चली आएगी? क्या जज्बा इश्क अभी उसी तरह सलामत है कि आज भी वो मेरी बेख्वाबी का ख्याल रखती होगी और मेरे लिए परेशान रहती होगी? ये सोचते ही वो अपने बिस्तर से उठ गया। उसने एक नज़र सामने सोए हुए जमशेद पर डाली, फिर बाहर जाने के लिए बड़ी आहिस्तगी से कैबिन का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं, क्योंकि वो ठीक दरवाजे के सामने राहदारी की खिड़की से लगी खड़ी थी। उसके दिल ने कहा कि फिरोज़ अब भी उसके लिए रातों को जागता है। फिरोज़ के दिल ने कहा कि वो आज भी एक बेचैन रूह की तरह रात की खामोशी में उसके लिए भटकती है। दोनों एक दूसरे के सामने थे, दोनों एक दूसरे को आजमा चुके थे। उनकी खामोशी के दरमियान ट्रेन की आवाज़ खटखट की ताल के साथ दिल की धक धका धक से हम आहंग हो रही थी। वीरान राहदारी में बल्ब रोशन थे, उनसे ज़्यादा शबाना की आंखों में आंसुओं के चिराग रोशन थे। फिरोज़ उन आंसुओं को ना देख सका, उसकी नज़रें झुक गईं। शबाना जुबान से कुछ न कह सकी, क्योंकि आंसू जितनी दूर तक कह जाते हैं उतनी दूर तक जुबान थक जाती है। आंसू से ज़्यादा पूरा सर फरियाद और कोई नहीं होती। फिरोज़ सोच रहा था कि क्या कहे। कुछ कहेगा तो वो बात नदामत से खाली नहीं होगी, और वो सर झुकाकर नादिम होने के बावजूद जुबान से नदामत का इजहार नहीं करना चाहता था। मैंने उन दोनों के दिमागों को आज़ाद छोड़ दिया और उन्हें अपने तौर पर सोचने समझने का मौका दे रहा था। एक दूसरे के रूबरू आने के बाद यकीनन बात कुछ आगे बढ़ती, लेकिन उसी वक्त जमशेद नींद में बुड़बुड़ाने लगा। फिरोज़ ने यूं घबराकर दरवाजे को बंद कर दिया जैसे उसकी चोरी पकड़ी जा रही हो। वो शबाना की तरफ बढ़ने के बावजूद ये नहीं चाहता था कि दुनिया वालों के सामने वो अपनी गलती की तलाफी करता हुआ पाया जाए। दूसरी तरफ दरवाज़ा बंद होते ही शबाना को मायूस हो जाना चाहिए था, क्योंकि उसका महबूब उसकी तरफ बढ़ते बढ़ते फिर वापस चला गया, लेकिन वो आंसू भरी आंखों से मुस्कुरा रही थी। खुशी से उसका अंग अंग झूम रहा था। एक अरसे के बाद उसने अपने संगदिल महबूब को नदामत से सर झुकाते देखा था।
औरत के लिए बस इतना ही काफ़ी है। वो इतना ही चाहती है कि जालिम 1000 बरस तक जुल्म करने के बाद सिर्फ एक लम्हे के लिए पछताए। वो लम्हा उसकी ज़िंदगी का हासिल होता है और मुस्तकबिल की उम्मीद। मैंने उन दोनों को उनके हाल पर छोड़ दिया। मुझे फिरोज़ की तरफ से इत्मीनान हो गया। मैंने सोचा अगर वो सुबह तक फिर बहकेगा तो मैं उसे फिर रास्ते पर ले आऊँगा। मैंने अपनी रिस्ट वॉच में वक्त देखा। रात के 12 बजने वाले थे। आधी रात को या तो उल्लू जागती हैं या चोर बदमाश, या फिर उनकी तरफ से मोहतात रहने वाला फरहाद अली तैमूर। इस मुनासबत से अब मैं मास्टर यूशे की खबर लेना चाहता था। मैं अपने दिमाग के साथ वक्त की तरह चलता और दरिया की तरह बहता रहता हूँ। मुझे एक पल सुकून नहीं है। सुकून की तलाश में निकलता हूँ और मुजरिमों को पीछे छोड़ता हूँ तो आगे हर कदम पर कितने ही शबाना, नरगिस, फिरोज और जमशेद अपने हालात का बोझ उठाए मुझे अपनी तरफ पुकारते रहती हैं। मैंने सोचा कि बस थोड़ी देर तक मास्टर यूशे की मसरूफियात को समझने की कोशिश करूंगा, उसके बाद आराम से सो जाऊंगा अगर नसीब में आराम लिखा होगा। मास्टर यूशे की मसरूफियात समझने के लिए उसके आलयकारों के जहनों में झांकना जरूरी था। बील मंडू, वाजिद और समद बुखारी उसके आलयकार के तौर पर मेरी नज़रों में थे। बील मंडू से कभी बराह रास्त मेरा ख्याली राब्ता कायम नहीं हुआ और अभी मैं उससे दूर ही रहना चाहता था। इसलिए पहले मैं बिस्तर पर पालती मारकर बैठ गया, फिर मुराकबे में जाकर समद बुखारी के जहन में झांकने लगा। वो अपने बेडरूम में बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था और अपने हालात पर गौर कर रहा था कि एक एंजेला से इश्क करने की उसे कितनी बड़ी सज़ा मिल रही है। पिछले ही दिन उसके बाप स्टोफर की रूह उसके दिमाग में घुस आई थी और शहजाद को तलाश करने के लिए मजबूर कर रही थी। वो शहजाद से मिलने दिलशाद होटल की तरफ गया था, लेकिन शहजाद भी उसके लिए कोई बदरू था। उसके वहां पहुंचने से पहले ही वो चला गया। वो परेशान था कि किस तरह उसे तलाश करे। अगर तलाश नहीं करेगा तो स्टोफर की रूह उसके दिमाग में घुसी रहेगी और परेशान करती रहेगी। तब उसके दिमाग में उसी शैतान ने कहा, शहजाद अब तुम्हारे बस में नहीं है, अब मैं उसे तलाश कर लूंगा, जाओ, मैंने तुम्हें आज़ाद किया। इसके बाद से स्टोफर की रूह ने उसे परेशान नहीं किया। उस वक्त भी वो सिगरेट के कश लगाता हुआ ये सोचकर घबरा रहा था कि कहीं फिर वो शैतान उसके दिमाग में ना घुस आए। मैंने समद बुखारी से राब्ता तोड़ दिया क्योंकि अब वो मास्टर यूशे का आलयकार नहीं रहा था। इसके बाद मैं वाजिद के जहन में झांकने लगा। इतनी रात को वो सुकून से सो रहा था। उसे पुरसुकून पाकर मुझे ख्याल आया कि मास्टर यूशे ने उसे इस शर्त पर आज़ाद करने का वादा किया था कि वो मुलाजमत से बर्खास्त होने के बावजूद इंटेलिजेंस के किसी ऑफिसर के सामने जाए और उसे सलाम करे। ऑफिसर उसके सलाम का जवाब देगा तो वाजिद को भी शैतानी रूह से आज़ादी मिल जाएगी। मेरा ख्याल था कि वाजिद अपना काम कर चुका है और इंटेलिजेंस के किसी ऑफिसर से अपने सलाम का जवाब ले चुका है। मास्टर यूशे ने इस सलाम के जवाब को वसीला बनाकर डायरेक्टर सईद अहमद तक पहुंचने की कोशिश की होगी। मुझे यकीन था कि सईद अहमद मेरे मशवरे के मुताबिक वो शहर छोड़ चुके होंगे। फिर भी मैंने अपने इत्मीनान के लिए सईद अहमद को तलाश किया। मेरी सोच की लहरें उनके ख्वाबीदा दिमाग तक पहुंची। वो गहरी नींद सो रहे थे। मैंने उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। अभी उनसे राब्ता कायम करने की ज़रूरत भी नहीं थी। मैंने थानेदार नईम मिर्ज़ा के जहन में झांकना शुरू किया। ये वही नईम मिर्ज़ा था जो बील मंडू से बड़ी बड़ी रकमें लेकर उसके जुराइम पर पर्दा डालता था। मैंने उसी के जरिए बील मंडू के हालात मालूम करने की कोशिश की। इत्तफाक से वो बील मंडू के पास ही बैठा हुआ था। वो इतनी रात को इसलिए उसके पास मौजूद था कि बील मंडू अभी तक दिमागी तौर पर नॉर्मल नहीं हुआ था। वो अब भी झुंझलाकर ये कह रहा था, मैं जिन, भूत और किसी तरह के आसेब का कायल नहीं हूँ। इस ज़मीन पर मुझसे बड़ा शैतान कोई नहीं है। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि कोई टेलीपैथी जानने वाला मेरे दिमाग में हलचल मचाता रहता है। नईम मिर्ज़ा ने हैरानी का इजहार किया। ताज्जुब है, किसी टेलीपैथी जानने वाले को आपसे क्या दुश्मनी हो सकती है? बील मंडू ने कहा, इंस्पेक्टर, मैं शायद तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि स्टोफर जो कत्ल हो चुका है उससे मेरा एक अहम सौदा हो रहा था। जिस चीज़ का सौदा हो रहा था वो चीज़ मैं तुम्हें नहीं बता सकता, इसलिए कि ये मेरा कारोबारी राज है। लेकिन उस शैतान से पीछा छुड़ाने के लिए मैं वो चीज़ उसे मुफ्त दे सकता हूँ। उसने मेरा खाना पीना और सोना हराम कर दिया है। हर वक्त यही कहता है कि स्टोफर और एंजेला के कातिल को तलाश करो। नईम मिर्ज़ा ने पूछा, क्या वो टेलीपैथी जानने वाला इस वक्त भी तुम्हारे जहन में है? पता नहीं है या नहीं, मेरा ख्याल है वो इस वक्त भी चुपचाप मेरे ख्यालात को पढ़ रहा होगा और उस वक्त तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक मैं कातिल को तलाश न कर लूं। मगर मैं कहाँ तलाश करूं?
अबे ओ कातिल के बच्चे, तू कहाँ है? एक बार तू मेरे सामने आ जा, मैं तुझे छट्टी का दूध याद दिला दूंगा। उसकी झुंझलाहट पर मुझे हंसी आ गई। मैंने दिल ही दिल में कहा, बेटे घबराओ नहीं, एक ना एक दिन तुमसे सामना होगा। लोग कान पकड़कर सजा देते हैं, मैं तुम्हारी नाक मरोड़ कर माइक्रोफिल्म निकाल लूंगा। अभी तुम मास्टर यूशे के अजाब में मुब्तला रहो। मैंने उनसे राब्ता खत्म कर दिया। फिर एक तवील अंगड़ाई लेकर बिस्तर पर लेटे ही लेटे अपने बदन को तोड़ने मोड़ने लगा। अब मैं सुबह तक आराम व सुकून से सोना चाह रहा था। मैं दुश्मनों से बहुत दूर जा रहा था। अब हक़ाइक़ की दुनिया से दूर खुद को ख्वाबों की दुनिया में ले जाना चाहता था। मगर उसी वक्त दरवाज़ा बड़ी आस्तगी से और बड़ी राजदारी से खुला। इसके साथ ही चैनल 5 की खुशबू का खुशगवार झोंका मेरे कैबिन में चला आया। मैंने बिस्तर पर लेटे ही लेटे नीम आंखों से देखा, वो दरवाजे पर खड़ी हुई थी। मेरी आंखें खुली थी, आधी बंद थीं। बाज लोग इसी हालत में सोते हैं, गहरी नींद के वक्त भी उनकी आंखें अध खुली रहती हैं। वो दरवाजे पर खड़ी यही समझने की कोशिश कर रही थी कि मैं सो रहा हूं या जाग रहा हूं। मैं बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ उसकी सोच को पढ़ रहा था। मैं बहुत सारी बदनामियों का खतरा मोल लेकर यहां तक आई हूं। डर लगता है कि कहीं फेरोज देख ना ले, मगर यह कमबख्त गूंगा भी समझ में नहीं आता। इस वक्त चुपचाप पड़ा हुआ है, मेरा ख्याल है सो रहा है। अगर जाग रहा होता तो मुझे इतनी रात गई यहां देखकर हैरानी का इजहार जरूर करता। बिस्तर से उठकर यह जरूर पूछता कि मैं यहां क्यों आई हूं। मगर यह लाश की तरह पड़ा हुआ है, इसका सांस लेता हुआ चट्टानी सीना। सिर्फ इस बात का गुमाज है कि आज इसकी तह में जो दिल है वो सिर्फ मेरे लिए धड़केगा। मेरे आइडियल, मेरे महबूब, मैं तेरे लिए अपने होने वाले दौलतमंद मंगेतर को फरेब देकर आई हूं। ये कहकर उसने दरवाजे को बंद कर दिया और मेरी आंखों पर नजरें जमाए बहुत आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आने लगी। चूंकि वो बढ़ती आ रही थी इसलिए मुझे पेशकदमी की जरूरत नहीं थी। मैं अपनी जगह खामोशी से जम गया। अभी मैं उसे छू नहीं सकता था, अभी देखने की सिर्फ एक हिस्स काम कर रही थी। जब गुलाब हाथों की पहुंच से दूर होता है तो उसकी खुशबू देखकर भी उसके हुस्न से लुत्फ अंदोज हुआ जाता है। मैं इस गुलाबी बदन की खिलती हुई पंखड़ियों को देख रहा था। नरगिस को भी इस बात की खबर नहीं थी कि मेरी नींबा आंखें कहाँ कहाँ भटक रही हैं। वो करीब आई तो मेरे सूंघने की हिस्स को जरा तस्कीन होने लगी, क्योंकि चैनल 5 की खुशबू के अलावा उसकी इनकलाबी उम्र की भी खुशबू थी। और जो चोर जज्बे होते हैं वो भी सहम सहम कर और पसीना पसीना होकर महकती हैं। कितनी ही खुशबुएं एक साथ मिल गई थीं और वो खुशबुओं का कॉकटेल बनकर बता रही थी कि मेरे सामने शबाब की भरी हुई बोतल में कितना नशा है। फिर वो हौले हौले बोलने लगी, गूंगे क्या तुम सो रहे हो? देखो, मैं सारी दुनिया को सुलाकर तुम्हारे पास आई हूँ। हालांकि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरे हिस्से में फिरोज जैसा नौजवान और उसकी दौलत आ रही है, मगर औरत बाज हालात में सिर्फ दौलत और मर्द की जवानी नहीं चाहती। वो जो शुरू जवानी से अपने एक महबूब का खाका बुनती आती है और अपनी आरजुओं से, अपने जज्बों से और अपनी चाहतों से अपने मिजाज के मुताबिक उसकी एक ख्याली तस्वीर मुकम्मल करती है, वही उसके मन मंदिर का देवता होता है जिसे वो दुनिया वालों से छुपकर पूजती है। तुम्हें पहली बार देखा तो मैं मुसर्रतों के हजूम में घबरा गई कि तुम मेरे दिल के मंदिर से बाहर कैसे आ गए। वो बोल रही थी और उसकी मुतरन्नम आवाज़ मेरे सुनने की हिस्स को तस्कीन पहुंचा रही थी। वो जो मेरे सामने थी वो सुरीली आवाज़ों का सरचश्मा थी। जब औरत को सिर्फ कानों से सुनो तो वो 7 सुरों के संगम से दिल की धड़कनों को और ज़्यादा तेज़ करती है और हमारी तलब में मज़ीद इजाफा करती जाती है। मेरे गूंगे महबूब, पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगी, तुम्हें अपनी ज़ुबान से बंदर कहकर दिल को समझाऊंगी कि तुम मेरे काबिल नहीं हो। लेकिन मैं रात की इस खामोशी में तड़प तड़प कर ये सोचने पर मजबूर हो गई कि अगर मैं तुम्हारे पास ना आई तो ये ख्याल हमेशा सताता रहेगा कि मैंने जो आइडियल बनाया था मैं खुद उस आइडियल के काबिल नहीं थी, जिसे मैं बरसों अपने दिल की धड़कनों से संवारती रही। उसे एक लम्हे में बंदर कहकर अपने आइडियल की सूरत नहीं बिगाड़ सकती। औरत अपनी तख्लीक को कभी नहीं मिटाती, वो तख्लीक उसका बच्चा हो या उस बच्चे का होने वाला बाप हो। इसीलिए मैं बेइंतहा दौलत को और एक शानदार मुस्तकबिल को खतरे में डाल कर आई हूँ। मुझे अपने दिल की धड़कनों से लगा लो, वक्त बहुत कम है। मिलन की रात एक लम्हा से ज़्यादा मुख्तसर होती है। उसे बड़ी खामोशी से गुजार कर मैं फिर फिरोज़ की दुनिया में चली जाऊंगी। ये खलिश तो नहीं रहेगी कि मैंने अपने आइडियल को नहीं पाया। ये कहकर वो मुझ पर झुक गई। पहले उसने अपनी मखरूती उंगलियों से मेरे बालों में कंघी की, फिर उसकी हथेली के कंवल मेरे चेहरे पर आ गए। वो मेरे चेहरे को छू रही थी, दूसरे लफ्ज़ों में मेरा चेहरा उसके हाथों को छू रहा था।
इन हालात में तमाम हवास के मुकाबले में छूने की हिस्स इतनी तेज और शदीद होती है कि उसके बाद आगे और आगे छूने के लिए दिल मचलता रहता है। मैं मचलकर उसे छूने पर मजबूर हो गया। मेरी बेहिसी खत्म हो गई। मुझे पता ही ना चला कि रात कैसे गुजर रही है। जब मैंने अपनी रिस्ट वॉच को देखा तो उस वक्त 4 बजने वाले थे। इस दौरान बार बार जज्बाती लम्हात से गुजरने के बावजूद मैंने उससे कोई बात नहीं की थी। अपने मंसूबे के मुताबिक गूंगा बना रहा। उसे रुखसत करने के लिए मैं दरवाजे तक आया तो उसने कहा, मेरे गूंगे महबूब, तुम्हें छोड़कर जाने को जी नहीं चाहता। तुमने मुझे ऐसी मुसर्रतों से आशनास किया है जिसके मुतल्लिक मैंने सिर्फ पढ़ा था या सुना था। तुमने मुझे ऐसे पढ़ाया है कि मैं इस पहले सबक को कभी ना भूल सकूंगी। काश कि एक खुशगवार मुस्तकबिल के लिए दौलत लाजमी ना होती, सिर्फ तेरे फौलादी बाजुओं में यह जिंदगी हंसते खेलते बसर हो जाती। ऐसी सूरत में मैं फिरोज को ठुकरा देती और इस कैबिन से कभी बाहर न जाती। लेकिन अफसोस ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। अब मैं जा रही हूँ। दरवाज़ा खोलते ही उसके हलक से एक सहमी हुई चीख निकली। हमारे ठीक सामने फिरोज राहदारी की खिड़की से टेक लगाए एक सिगरेट सुलगा रहा था। लाइटर के नन्हे शोले के पीछे उसकी घूरती हुई और मुस्कुराती हुई तंजिया निगाहें नरगिस पर जमी हुई थी। नरगिस पहले चंद लम्हों तक संभल ना सकी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि फिरोज पहरेदार की तरह दरवाजे पर खड़ा होगा। इस वक्त उसका शानदार मुस्तकबिल तारीख हो रहा था और वो अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी बाजी हारना नहीं चाहती थी। वो जल्द ही संभल कर मुस्कुराती हुई बोली, डियर, खैरियत तो है? तुम मुझे इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि ये गूंगा बिल्कुल बंदर है। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो ये दरवाज़ा खुला हुआ था और ये कैबिन के अंदर किसी बंदर की तरह अजीब अजीब से तमाशे कर रहा था। मेरी दिलचस्पी बढ़ी तो कैबिन के अंदर चली गई। फिर उसके तमाशे में ऐसी महव हो गई कि मुझे वक्त गुजरने का एहसास ही ना रहा। फिरोज ने घुर्रा कर कहा, क्या तुम मुझे अहमक समझती हो? मैं इस दरवाजे के सामने 12:30 बजे से खड़ा हुआ हूँ। इस वक्त 4 बजे हैं। उस बंदर ने बंद दरवाजे के पीछे कैसे कैसे करतब दिखाए होंगे, ये तुम्हारे हुलिये से जाहिर है। नरगिस ने नाराज़ी से कहा, फिरोज, ये बड़े शर्म की बात है कि तुम अपने नरगिस के कैरेक्टर पर शुबा कर रहे हो। क्या तुम मुझे ऐसी गिरी पड़ी समझते हो कि मैं उस बंदर से? उसकी बात पूरी होने से पहले ही फिरोज ने उसके मुंह पर एक जोर का तमांचा रसीद करते हुए कहा, यह गूंगा बंदर नहीं है बल्कि तुम मदारी हो। तुम दौलत के लालच में मुझे मोहब्बत के नाम पर नचा रही हो। एक चालाक और मक्कार औरत की नज़रों में उसकी ज़रूरत के तमाम मर्द बंदर होते हैं जिन्हें वो हस्बे मौका इसी तरह बारी बारी नचाती रहती है। नरगिस तमांचा खाकर अपनी तौहीन बर्दाश्त न कर सकी। वो अपने ख़ानदान की सबसे हसीन और मगरूर लड़की थी। फिर यह कि उसे फिरोज़ की वालदा की हमायत हासिल थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि इतने बड़े ख़ानदान में उन्हीं बेगम साहिबा का सिक्का चलता है। इस बात पर वो मगरूर लड़की तौहीन के एहसास से तिल मिलाकर चीखने लगी, तुमने क्या समझकर मुझ पर हाथ उठाया है? क्या तुमने मुझे शबाना जैसी बदचलन लड़की समझा है? तुमने मेरी कौन सी बुराई देखी, बताओ? मैं अभी खालाजान से जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगी। वो गुस्से से पांव पटकती हुई बेगम रफाकत अली के कैबिन की तरफ जाने लगी। उसकी चीखों पुकार से दूसरे तमाम कैबिनों के दरवाजे यक्के बाद दीगरे खुलते जा रहे थे और खानदान के तमाम अफराद मुर्गे मुर्गियों की तरह कुड़कुड़ाते हुए अपने अपने डरबों से निकलते आ रहे थे। फिर वो एयर कंडीशनड कोच शोर और हंगामे के बायस अच्छा खासा मछली बाजार बन गया। सब लोग अपनी अपनी बोलियां बोल रहे थे। नरगिस के माँ बाप चीख चीख कर एहतजाज कर रहे थे कि फिरोज ने उनकी जवान बेटी पर हाथ क्यों उठाया है। रफाकत अली की बेगम भी अपनी भांजी नरगिस की हमायत में फिरोज को डांट रही थी। रफाकत अली शबाना को अपनी बहू बनाना चाहते थे। उन्होंने इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए और अपने बेटे की हमायत करते हुए कहा, इस तरह शोर मचाने से किसी की समझ में कोई बात नहीं आएगी। मेरा बेटा जाहिल गवार नहीं है। पहले उसे सफाई पेश करने का मौका दो कि उसने ऐसा क्यों किया। फिरोज ने हाथ उठाकर मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। नरगिस 12:30 बजे उस गूंगे के कैबिन में गई थी। इत्तफाक से उसी वक्त मैं अपने कैबिन से बाहर निकल रहा था। मैंने उसे देख लिया। उस वक्त से 4 बजे तक कैबिन के दरवाजे पर खड़ा रहा। अब आप लोग इससे पूछें कि ये अब तक उस बंद कैबिन में क्या कर रही थी। तमाम लोगों की सवालिया निगाहें नरगिस की तरफ उठ गईं। नरगिस ने एक नादान बच्ची की सी मासूमियत से कहा, मम्मी, मुझे क्या मालूम था कि मैं उस गूंगे के पास नेक नियति से जाऊंगी तो बदनीयत कहलाऊंगी। वो गूंगा मस्करा है, बंदरों की तरह तमाशे करता है। उसके मस्करेपन से मेरी दिलचस्पी इतनी बढ़ गई कि मुझे वक्त का एहसास ही न रहा। मैं नहीं जानती कि फिरोज मुझे इस तरह बदनाम करेंगे। मैं ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिरोज को मुझसे मुआफ़ी मांगनी होगी। ये कहकर वो रोती हुई कैबिन के अंदर चली गई। नरगिस का बाप
फिरोज को समझाने लगा कि उसे बगैर सोचे समझे उसकी जवान बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। बेगम रफाकत अली ने मेरी तरफ घूर कर देखते हुए कहा, सारा कसूर इस गूंगे का है। उसने अपने मस्करेपन से मेरी मासूम भांजी को बहला फुसलाकर अपने कैबिन में रोक लिया था। हम सब बचपन से नरगिस को जानते हैं कि वो कितनी मासूम और नादान है। यहाँ इतने नौजवान मर्द हैं, उन्हें चाहिए कि इस गूंगे को पकड़कर मारें ताकि आइंदा किसी शरीफजादी को इस तरह बेवकूफ़ न बनाए। रफाकत अली ने कहा, बेगम होश की बातें करो। ये गूंगा नरगिस के पास नहीं आया था, नरगिस उसके कैबिन में गई थी। हम इसे डांट डपट कर समझा सकते हैं, मगर सवाल यह है कि किस जुर्म पर उसे डांटा जाए। उसे कुछ कहने का मतलब ये होगा कि हम नरगिस के जुर्म को तस्लीम कर रहे हैं। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, दूसरे का गिरेबान पकड़कर बदनामी को हवा देना दानिशमंदी नहीं। फिरोज गुस्से से चलता हुआ अपने कैबिन के दरवाजे की तरफ गया। वहां शबाना खामोशी से खड़ी हुई यह तमाशा देख रही थी। उसने शबाना पर एक नज़र डाली, फिर अपने बुजुर्गों की तरफ देखते हुए बोला, आप लोग नरगिस की बेहयाई को तस्लीम करें या ना करें, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। ये बात मेरी समझ में आ गई है कि शबाना जैसी खामोशी से जुल्म सहने वाली और वफादारी की लाज रखने वाली लड़कियां सिर्फ नसीब वालों के हिस्से में आती हैं। अब अगर मैं शादी करूंगा तो शबाना से, वरना नहीं। ये कहकर उसने शबाना का हाथ थाम लिया। शबाना की आंखों से बेख्तियार आंसू निकल पड़े। वो हमारी खुशी के फूट फूट कर रोने लगी। फिरोज ने उसे सहारा दिया और उसे उसके कैबिन तक ले गया। फिर उसके कैबिन में उसे छोड़कर वापस अपने कैबिन के दरवाजे पर आया। मैं उससे दूर अपने कैबिन के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। उसने मुट्ठी बांधकर मुझे अंगूठा दिखाते हुए कहा, मिस्टर गूंगे, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। ये कहकर वो अपने कैबिन के अंदर चला गया। फिरोज का ये फैसला सुनकर बुजुर्गों के दरमियान हलचल सी मच गई। सबके सब रफाकत अली के पीछे पड़ गए कि वो अपने बेटे को यह फैसला बदलने पर मजबूर कर दें, वरना नरगिस बदनाम हो जाएगी। रफाकत अली ने कहा, बेगम, तुम्हें अपनी भांजी की बदनामी का बड़ा ख्याल है, लेकिन जब मेरी भतीजी बदनाम होती रही तो तुमने मुझे ये ताना देकर खामोश कर दिया कि मेरे भाई की बेटी बदचलन है। मेरे खानदान की लड़कियां काबिल एतमाद नहीं हैं। अब तुम अपने खानदान की लड़कियों की बदचिलनी पर मातम करो। मेरे बेटे का फैसला मेरा फैसला है। ये कहकर वो जवाब सुने बगैर अपने कैबिन में चला गया। मैंने भी अपने कैबिन का दरवाज़ा बंद कर लिया और आराम से आकर बिस्तर पर लेट गया। मैं शबाना की तकदीर बदलना चाहता था, लेकिन इस सिलसिले में नरगिस को बदनाम नहीं करना चाहता था। खुद उसकी बेबाकी ने उसे बदनाम कर दिया और हालात ने उसके नसीब बिगाड़कर शबाना के नसीब संवार दिए। बस बहुत हो चुका। अब मैं अपनी ज़िंदगी में इतने हंगामों का भी ख्वाहिशमंद नहीं था कि मुझे सोने का भी मौका ना मिले। सुबह की धीमी धीमी रोशनी खिड़की के बाहर नजर आ रही थी। मैंने आंखें बंद करके अपने दिमाग को हदायत की कि दिन के 11 बजे मेरी आंख खुल जाए। इसके बाद मैं नींद के अंधेरों में गुम हो गया।